गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको संस्कृत कक्षा 10 का सिलेबस लिखवा दिया। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना कोर्स में लिखाया गया है, आपका पाठ्यक्रम में लिखाया गया है, उसी के अनुसार दिए गए चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है? तो आपके पास बहुत ही सुनहरा चांस है अच्छे मार्क्स लाने का, क्योंकि मैंने देखा है कि गद्य में पद्य में 3-3 चैप्टर रखे गए हैं और सबसे ज़्यादा जो मुझे फोकस करना है वो है आपके ग्रामर पे, क्योंकि ग्रामर वाले चैप्टर्स ज़्यादा हैं। ठीक है? तो एक चीज़ और, आपके कोर्स में स्वर संधि बिल्कुल हटा दी गई है, स्वर संधि नहीं है। फिर भी मैंने शुरू किया है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है बच्चों? तो स्वर संधि में कल मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घ स्वर संधि। आज मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा गुण स्वर संधि। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। और एक चीज़ और बच्चों, कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनके पास प्रीवियस वीडियोज़ नहीं है मेरे, तो वो बीच से अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो ग्रुप में मैसेज करके ये पूछ लें कि हाँ मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। ओके? ऐसे में आप भाग नंबर 4, भाग नंबर 5 पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा जब तक आप भाग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्रम से नहीं पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगला जो है, सबसे पहले मैंने यहाँ राइट नहीं किया हूँ बच्चों, आज मैं भूल गया। मैं यहाँ राइट करता हूँ संस्कृत संधि भाग 6। इसका मतलब है वीडियो नंबर 6। ठीक है? अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा जो प्रकार था स्वर संधि का, वो है गुण स्वर संधि। सवाल वही है बच्चों कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है। तो हम आपको बताएं बच्चों कि गुण स्वर संधि में 2 सूत्र आपको मिलेंगे। एक है अदेंग गुण और एक है आद गुण। अब आपके मन में होगा कि हम अदेंग गुण को यहाँ लिखें कि आद गुण को लिखें। तो मैं स्पष्ट कर दूं बच्चों कि जो अदेंग गुण है वह परिभाषा को व्यक्त करता है, अर्थात अदेंग गुण से परिभाषा बनाई गई है। आद गुण जो है वो गुण संधि का विधायक सूत्र है। कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि गुण संधि का विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको जवाब देना है कि गुण संधि का विधायक सूत्र आद गुण है। ठीक? मैं यहाँ लिखता भी। तो सूत्र इसका है आद गुण है। आद गुण। ठीक है? आद गुण। अब दूसरा जो सवाल उठता है कि इसकी परिभाषा क्या है, तो आइए परिभाषा मैं आपको बता दूं। परिभाषा क्या परिभाषा निकल के आई सामने बच्चों कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि ह्रस्व अ तथा दीर्घ आ के पश्चात, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि ह्रस्व अ या दीर्घ आ के पश्चात क्या जाए, ई अथवा दीर्घ ई, उ अथवा दीर्घ उ, री अथवा दीर्घ री
री अथवा दीर्घ री आए तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर, अल आदेश हो जाता है। इसी को मैं आपके ग्रीन बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप डेफिनेशन को, परिभाषा को अच्छे से लिख सकें। तो लिखते हैं बच्चों, मैंने जो बोला उसी को लिख देते हैं। क्या? यदि ह्रस्व अ, ठीक है, अथवा दीर्घ आपके पश्चात, आपके पश्चात ई अथवा दीर्घ ई, ठीक है ना। ये क्या है? ह्रस्व ई है और ये क्या है? दीर्घ ई। ऊ अथवा दीर्घ ऊ, री अथवा दीर्घ री, तथा री। अब यहां पर इसका दीर्घ नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए मैं इसका दीर्घ नहीं लिख रहा हूं। आए तो, आए तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः लिखना बहुत जरूरी है। क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल आदेश हो जाता है, हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। यदि ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के पश्चात ई अथवा दीर्घ ई, ओ अथवा दीर्घ ओ, री अथवा दीर्घ रे तथा री आए तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल आदेश हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम इस परिभाषा के आधार पर आपको एग्जाम्पल बताएंगे। आप देख सकते हैं 4 बातें निकल के आ रही हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो 4 उदाहरण आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मैं इसको इरेज करता हूं बच्चों। जो मैंने परिभाषा में बताया उसका क्या मतलब है,
उसका मतलब है कि अ या आ है ना, ये क्या है, ह्रस्व अ है और ये क्या है, दीर्घ आ है। तो ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के पश्चात क्या लिखेंगे, आ के पश्चात क्या आएगा बच्चों, एक मैंने क्या बताया था, ये, दूसरा क्या मैंने बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया था, ऊ अथवा दीर्घ ऊ, री अथवा दीर्घ री, री, ठीक, इसका दीर्घ तो होता नहीं। अगर ये आ रहा है तो क्या आदेश हो जाएगा, अगर अ या आ के पश्चात अगर ये वाला वर्ण आ रहा है तो बन जाएगा ए, और अगर ये नहीं आ रहा है, इनके पश्चात अगर ये आ रहा है इनमें से कोई, तो क्या बन जाएगा, ओ, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं आया, अगर ये आ गया तो क्या बन जाएगा, अर, और अगर ये आ गया क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो उसी परिभाषा के अनुसार मैंने आपको ये सूत्र के रूप में लिख करके बता दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यदि ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ के पश्चात ई अथवा दीर्घ ई आए तो आदेश ए हो जाता है, उ अथवा दीर्घ उ आए तो आदेश ओ हो जाता है, री अथवा दीर्घ री आए तो आदेश अर हो जाता है, री आए तो अल हो जाता है। अगर कोई इसका दीर्घ ऐसा लिख भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका दीर्घ हमको प्राप्त नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखता। आगे अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे मैं लिखता हूं उदाहरण, मैं पहले वाले का बता रहा हूं बच्चों, इसका बता रहा हूं तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर अगर मैं लिख दूं रमेश, क्या लिख दूं, रमेश, अब आप देखिए मैंने रमेश को लिख दिया, तो आप कहां देख पा रहे हैं इसमें कि ए की मात्रा कहां लगी है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि म में ए की मात्रा लगी है कि नहीं लगी है, इट मीन्स यहीं पर संधि हुई है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ए की मात्रा तब यहाँ पे लगती है, ये देखिए ए की मात्रा तब यहाँ पे लगेगी जब पूर्व वर्ण पे या तो अ आए या तो आय आए, अथवा पश्चात में ई अथवा दीर्घ ई आए, तभी ए आदेश होता है। तो हम पद का विच्छेद ऐसा करें कि दोनों जो है पद जो बने वो सार्थक रहे। तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे रम लिख देते हैं तो रम क्या है, हिंदी में कोई मतलब नहीं रखता, तो क्या करेंगे, रमा कर देंगे, रमा धन ईशर। देखिए ये दोनों सार्थक पद बन गए। ठीक है, आगे एक स्टेप मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी परीक्षा में तो इतना ही पूछा जाता है, ऐसे दे देगा, पूछेगा कि विच्छेद बताइए, अथवा ऐसे विच्छेद दे देगा और पूछेगा कि संधि बताइए। तो आपको अगर विच्छेद पूछे तो रमाधनीशा बताना है, और अगर इसका विच्छेद दे दे रमाधनीशा का संधि पूछे तो रमेशा है आपको बता देना है। आगे देखिए कैसे मैंने ये कहा कि पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर यह आदेश होता है, वो मैं बताने के लिए यहाँ आगे बढ़ रहा हूं। तो क्या हुआ, म से प्यारे बच्चों आ को मैंने अलग कर दिया, यहाँ मैंने आ की मात्रा थी ना तो मैंने आ को अलग किया। अच्छा आगे क्या है, ई है। अब आप देखिए मैंने यही नहीं बताया कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, फिंगर को देखिए मेरे, यदि ह्रस्व या दीर्घ या आ के पश्चात, अर्थात इन दोनों में से कोई
100% आएगा। और उसके बाद इनमें से देखिए कोई एक आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी ई आया है, छोटी ई भी आता है। तो अगर यदि ह्रस्व या दीर्घ या आ के पश्चात है ई अथवा दीर्घ ई आए तो क्या करेंगे, ये पूर्व है और ये पर है, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही ए आदेश हुआ ये दोनों क्या हो गए, विलुप्त हो गए, इनकी संज्ञा विलुप्त हो गई। ठीक है ना। तो क्या बचा इधर, र म बचा, आगे क्या बचा, श बचा। ये यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है, आप लगा दीजिए। तो क्या बचा, इसको संयोजन करने पर म में ए की मात्रा, आप जानते हैं कि हम ए की मात्रा ऐसे देते हैं। आगे क्या है, श बचा है, तो ये देखिए मैंने श लिख दिया। इस तरह से आपके परिभाषा के अनुसार पहला वाला उदाहरण सिद्ध हो जाता है। कोई समस्या, उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं इस एग्जाम्पल को इरेज करता हूं और अगला एग्जाम्पल लेता हूं। अगला एग्जाम्पल क्या होगा, अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा ये वाला होगा बच्चों। देखिए सोचिए अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक, चलिए मैं बताता हूं अगला एग्जाम्पल। महोदय है अगला एग्जाम्पल, क्या है, महोदय, ये है ना। अब आप ध्यान से देखिए, महोदय में ओ कहाँ चढ़ा हुआ है, ओ की मात्रा कहाँ है, तो आपको मिलेगा कि ह में ओ की मात्रा है। इसका मतलब यहीं से तोड़ हो सकता है, विच्छेद हो सकता है। तो अब दोनों पद सार्थक हो। पहले पद में अ या आ आना चाहिए। अगर हम मह लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि महा जो है वो विशेषण है, वही ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आ की मात्रा देते हैं। तो जब अलग करेंगे तो इधर या तो छोटा हुआ आना चाहिए या तो बड़ा हुआ आना चाहिए। तो क्या उदय होता है, उदय छोटा होता है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती उदय में। देखिए फिर से या तो परीक्षा में ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा। संधि पूछे तो महोदय में, का विच्छेद पूछे तो ये होगा और संधि पूछे तो ये हो जाएगा। आगे मैं एक स्टेप आपको बता देता हूँ समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत न हो। ह से क्या करेंगे बच्चों, हम ह से आ निकाल देंगे और इधर क्या है, उदय है। ठीक है, परिभाषा में आपने यही किया था ना। और मैंने जो यहाँ लिखा है वो भी देखिए, ह्रस्व या दीर्घ या आ के पश्चात क्या जाए, उ अथवा दीर्घ उ आए तो। यहाँ पे क्या है, ह्रस्व उ आ रहा है, तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पे आदेश क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये देखिए ओ हो गया। अब क्या बचा है, आप लिख लीजिए, म ह और उधर बचा है दया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम मैच कर दें, मिला दें जिसको बोलते हैं। तो ह में ओ की मात्रा ऐसे लगती है, आप जानते होंगे। उधर जो बचा है उसको लिख देते हैं और इस तरह से महोदय है आपका सिद्ध हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि पूछा इतने जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या बनेगा, अब आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। अगला एग्जाम्पल जो बनेगा वो किसका, री वाला। तो अगला एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, महर्षि ले लेते हैं, महर्षि। ये देखिए महर्षि, दोनों ऐसा जो है। अब आप देख रहे हैं कि संधि कहाँ पे हुई है, क्योंकि आदेश में अर आदेश होता है, और वो भी कैसा आदेश, र जो है विसर्ग हलंत युक्त, उसमें हलंत आया है, अर्थात उसमें स्वर नहीं है। इसका मतलब आगे कहे उड़क तुरक हो जाएगा। तो यही पे संधि हुई है। महर्षि को हम अलग करेंगे तो रूप जो बनेगा वो ये बनेगा, देख लो, महाधन ऋषि।
महाधन ऋषि, ये ऋषि है ना। इतने पूछा जाएगा, लेकिन एक स्टेप आगे चलते हैं आपको समझाने के लिए। ह में से फिर हम आपको बाहर खींचते हैं, ये आगे क्या है, ऋषि ही है। अब देखिए ना, आपके समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, यदि ह्रस्व या दीर्घ है या आ के पश्चात री अथवा दीर्घ री है तो दोनों के स्थान क्या आदेश हो जाता है, अर आदेश हो जाता है। देखिए दोनों का लोप हो गया, कस्य लोप से लोप हो गया, और बचा क्या है, ठीक। इधर बचा क्या, म है, सॉरी, और इधर क्या है, बचा शी। अब हम इसको मिला दें, क्या हुआ, म ह में अ मिल गया तो हलंत हट गया। जैसे ह में मिल जाएगा, हलंत जो है आपका हट जाएगा। म ह आगे क्या है, र है। र में मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण है, तो र क्या ऊपर चला जाएगा ऐसे। ये देखिए, अगर कोई स्वर होता तो र में वो स्वर मिल जाता तो उसकी मात्रा लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह से आपका महर्षि रूप भी सिद्ध हो गया। एक एग्जाम्पल और है, जल्दी उसको ले लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल जो है वो है तवलकारः। तवलकारः क्या है, तवलकारः। देख रहे हैं यही पे संधि हुई है, तो हम अलग करते हैं तो क्या बनेगा, तवधन ऋकारः, ऋकारः, ठीक। अब हम क्या करेंगे, व से आ को बाहर करेंगे, और आगे क्या है, ऋ है। ऋ क्या माना गया है, स्वर ही माना गया है। आप देख पा रहे हैं ये ऋ है, तो यहाँ पे देखिए अ आ रहा है और यहाँ पे ऋ आ रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अल बनाते हैं ऐसा। अब जो बचा है आगे देख लीजिए आप, यहाँ पे तव है, यहाँ पे अल हो गया, यहाँ पे कार है, कारह बचा है। अब आप मिला दीजिए, त व में अ मिलेगा, हलंत हट जाएगा। अब देखिए आधा ल है ना हलंत युक्त, तो यहाँ पर अगर कोई स्वर होता तो मिल जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। इट मीन्स हमको आधा ल ही लिखना पड़ेगा। ये देखिए तवलकार है आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो चार जो नियम मैंने बताए, इन चारों नियमों के तहत मैंने एग्जाम्पल्स दे करके, उदाहरण दे करके मैंने आपको सिद्ध करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ बच्चों कि एग्जाम में आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ताकि आपको कोई अगर दिक्कत हो तो आप सिद्ध करके वो चीज़ देख लेंगे। तो इस वीडियो बच्चों, वीडियो नंबर 6 में इतना ही। नेक्स्ट जो है हम आपको वृद्धि स्वर संधि पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। वो बहुत छोटा वीडियो बनेगा, उसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्रम से वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके समझ में फिर नहीं आएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप में रिलेटेड सर के नाम से आप पूछिए कि फला सर से मुझे पूछना है, तो वो बताएंगे, ठीक है ना। ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप पूछ क्या रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं। थैंक यू बच्चों।